से महकता था। बहुत बड़ी डेयरी थी हमारी, करीब 25-30 भैंसे और 10-12 गाय थी हमारे पास। गांव से हर वक्त मेरे अब्बू की खाला जान और मेरी अम्मी की दूर की आपा पूरे कुनबे को लेकर हमारे घर पर आ धमकती। मेरी अम्मी बेचारी पूरी बारात को खिला खिलाकर या तो सहम जाती या फिर झुझला उठती। पर मेरा काम थाली लगाना या फिर बर्तन उठाना नहीं था। मेरा काम तो था हर हफ्ते एक नए सिले शरारे को पहन उसकी नीचती झालर पर चांद सितारे लगा भाई के साथ मेला देखने जाना। भाई मुझे झूला झुलाता, छुटकी अपनी आंखें बंद कर ले वरना धूल के कण तेरी आंखों में हलचलें करेंगे। मैं भाई के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आओ। नहीं अभी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आओ। अरे नहीं अभी नहीं। और चोर से छुपने के लिए एक छत से दूसरी छत और दूसरी से तीसरी छत तक घंटों छुपी रहती। अलीफ बे पे ते ते से जीम। एक दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी। मेरा बड़ा मन करता कि मैं खूब पढूं और पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बनूं। मेरे अब्बू ने बड़े प्यार से मेरा नाम सादिया रखा था। हिंदुस्तान बने या फिर पाकिस्तान, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अम्मी अब्बू को कहते सुना था, हमारी सादिया निकाह करके किसी बहुत अच्छे घर पर जाएगी, सब लोग उसे दुल्हन दुल्हन बुलाएंगे। अब्बू अब्बू देखो तो, अरे देखो ना मेरे हाथ पे कैसे चांद बनता है ना। और अब्बू कहते हमारी सादिया का दुल्हा होगा एकदम चांद जैसा। मदानिया हायो मेरे डाडिया रब्बा किना जमिया किनाने ले जानिया हो लोई। बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडो परदेसन होई हो। बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडो परदेसन होई हो। लाडो परदेसन होई हो। लाडो परदेसन होई। वाह, बड़ा ही सोना गाती है, कभी सुनाया नहीं है? सुना ना? सुना दे। मैं सुनाऊं? नहीं। हाँ? हाँ हाँ। सुन फिर। ओ बल्ले बल्ले ओए कुड़ती नू बल पै गया, बल्ले बल्ले ओए कुड़ती नू बल पै गया। ओ बल्ले बल्ले ओए कुड़ती नू बल पै गया। केड़े यार दी बुक्कड़ चों आई, कुड़ती नू बल पै गया। ये गल चंगा लग गया?
छोड़ चल छोड़ छोड़ मुझे, चल। मैं कहती हूँ छोड़, अरे चल। छोड़ 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 मुझे, छोड़। रघुवीर लाया था मुझे घसीटता हुआ मेरी माँ के आंचल और अब्बू की नजरों से चुराकर, जिस जगह से गुजरता खून की नदियां बहाता। शादी का लाल सुर्ख जोड़ा पहना दिया था। चारों ओर चीख पुकार से मेरी शादी के बोल बोले जा रहे थे। अब्बू 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 गड्ढे में पड़े बुरी ताकत से अपनी सादिया को देखते जा रहे थे। आज अगर मेरा भाई होता तो क्या किसी की हिम्मत थी कि मुझे छू भी जाता, या अपनी बहन को नंगे सिर घर से बाहर जाने देता। मेरे इक्कल दुक्कल के खेल को मेरे ही शरीर से मिटाता। गलियां था तेरियां बाबुल सुनिया, मेरा अंगन होया पर्दे, रख बाबुल कर अपना, ही चली बगाने दे, ही चली बगाने दे। तेरे वास्ते नूह लाके आया। कौन है ये? कहां से उठा के लाया इसे? उस दिन जितनी मिली उनमें सबसे सुंदर और गोरी यही थी। अरे खिलाएगा कहां से इसे? ढेले भर की कमाई तो है नहीं तेरी। तो ये करके लाया ना कमाई हैं? हालात को समझा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं आते। अंगीठी का धुआं मेरी आंतों में समा गया है। नौकरों ने भी घर आना बंद कर दिया है, क्योंकि मुट्ठी भर अनाज जो नहीं दे सकते हम उन्हें। ओ तो ये किस काम आएगी हैं? ये करेगी ना सारा काम, पानी लाना, गोसे बनाना। अब बहू लाया हूं तेरे लिए, अब सास बन और करा इससे काम। क्या नाम है री तेरा? सादिया। आज से सुमंगला कहेंगे तुझे, समझे? मेरे अब्बू ने बड़े प्यार सुना से नहीं तूने? मैंने क्या कहा? आज से तेरा नाम सुमंगला, समझी? साड़ा चिड़िया चंबा बेवा बुलावे, साड़ा चिड़िया चंबा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोल बिमला, दी मेरे बिमला? सतगुरु बिमला? वस्तु। बिमला, मैं तेरी छोटी बहन कमला। अरे तूने मुझे नहीं पहचाना? अपनी छोटी बहन को नहीं पहचाना?
कैसी है? तू तो मानो आश्रम की होके रह गई। क्या करती रहती हो यहाँ सारा दिन? सारे सवाल एक साथ कर लेगी। बैठ, बताती हूँ। जिनके बेटे थे वो उनकी कमाइयां खाने उनके साथ चली गई। क्या करना चली गई। और जिनका कोई नहीं था ना, वो अपनी बारी का इंतजार कर रही। मैं उन्हीं में से एक हूँ। बापू के मरने के बाद मैंने तुझे बाहर ढूंढा। बाहर ढूंढा। बापू ने कितने सालों के बाद मिल रहे थे हम। कितनी बदल गई है। कुछ खाएगी पिएगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाएगी? अब मैंने खाना बनाना सीख लिया है। अच्छा जानती हूँ कितना खाना बनाना आता है तुझे। अरे तुझे याद है एक बार पतीली में चावल बना रही थी और पानी डालना भूल गई थी, और फिर सारे मोहल्ले में जा जाकर पूछ रही थी कहीं किसी के घर कुछ जल तो नहीं रहा। पर तुझे ये मालूम ना था कि अपनी रसोई में काले चावल का आविष्कार हो रहा है। अब खाएगी तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। अच्छा ऐसा क्या बनाएगी तू? थोड़े से मटर, अच्छा टमाटर और प्याज की सब्जी। अच्छा जब पाकिस्तान बना था तब बनाना सीखी थी। अच्छा हमारे कैंप में मलका बहन जी रहती थी। बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती थी। अच्छा उन्हीं से तो सीखी मैंने ये सब्जी बनानी। कई बार जब कैंप में कुछ खाने को नहीं बचता था तो यही सब्जी खाकर गुजारा कर लिया करते थे। अच्छा एक बार कैंप में बड़ी भीड़ लग गई और खाने को कुछ बचा नहीं। मैंने तो मलका बहन जी से कह दिया कहीं से 2 रोटी का इंतजाम करो वरना मैं तो गई। हाँ हमने सोचा पास वाले खेत से जाकर पत्ते वाली प्याज तोड़ लाते हैं। अच्छा अब बाहर घटाटोप अंधेरा, पेट में जल रही आग और वही कैंप के सिपाही है। किसी तरह सिपाहियों की नजर बचाकर जितनी हाथ लगी पत्ते वाली प्याज तोड़ लाए और उसकी सब्जी बना ली। अच्छा मजे की बात सुन। हाँ सुना। हमने जो तोड़ी थी प्याज हाँ वो निकली मूलियां। वो भी बड़ी कच्ची। बहुत पेट दुखा और मारे बब्बू के तो नाक घिसड़ गई। उस दिन बहुत याद आया अपने बापू का वो बड़ा सा घर, ढेरों नौकर। और तुझे याद है एक रात कैसे तूने सारे घर को जगाया था? मारे पेट दर्द के। और बापू लगे मुझे लेक्चर देने, कहने लगे उठ नहीं सकती अपनी बहन के लिए? अरे मेरे मन में तो आया रजाई से ही कह दूं तुम उठ लो ना। मैं जानबूझ के नहीं उठी थी। कच्चे चने खाए थे ना तुमने और मुझे दिए भी नहीं थे। अरे कैसे भिखमंगी होके मांगे थे मैंने तुझसे 1 मुट्ठी चने, पर तूने तो। अरे अच्छा हुआ तुमने नहीं खाए, वरना तू भी जागती मेरी तरह पेट दर्द से। उस रात तो खैर मैं सारी रात जागी नहीं, पर आश्रम में तो मैंने कितनी रातें आंखें खोल कर गुजारी है। बरसों बीत गए गांधी विनीत आश्रम में। मेरे लिए तो जब से बापू का घर छूटा सोना ही बंद था। जानती है तुमने, मौसी ने मुझे औरतों को ढूंढने के काम में लगा दिया था। अच्छा मैंने घर घर जाकर औरतों को ढूंढा, उनको नौकरियां लगवाई, उनको उनके असली घर पहुंचाया। हाँ नौकरी से किस्सा याद आया। हाँ सुना। मुझे उन औरतों को ले जाना पड़ा सरकारी दफ्तर। अब उन दिनों कहाँ मिलती थी? 25 साल से ज्यादा की औरतों को नौकरी। खैर मैं पहुंच गई दफ्तर। वो क्या नाम था उस अफसर का?
पुरी, मिस्टर पुरी बड़ा भला इंसान था। मैंने कहा साहब, ये कुछ औरतों की उम्र के एफिडेविट है, इन पे साइन कर दीजिए। साहब ने पहला नाम पढ़ा, उषा देवी, उम्र 15 साल, और सामने खड़ी थी 60 साल की स्त्री, मुंह पर झुर्रिया लिए, देखते ही गुस्सा। अरे ये क्या मोहतरमा, इसके मुंह पर तो झुर्रियां हैं, मैं इसका क्या करूं? मैंने क्या जवाब दिया सुन। मैंने कहा साहब एक बात बताइए, आज आप जब घर से निकले थे तो क्या खाकर निकले थे? आलू के पराठे, दही, मक्खन और थोड़े फल भी खाए होंगे। अब जब आपका इतना सब कुछ खाने के बाद ये हाल है तो जरा इस बेचारे के बारे में तो सोचिए। इसने तो महीनों से अच्छा खाना नहीं खाया। कर दीजिए ना साहब साइन, अजी कर भी दीजिए ना, अजी साहब कर दीजिए ना साइन। दूसरा नाम पढ़ा सरस्वती देवी, उम्र 25 साल, और सामने खड़ी थी 70 साल की बुढ़िया। मुंह में एक भी दांत नहीं, देखते ही फिर गुस्सा। आपने तो हद ही कर दी मोहतरमा, ये इसके मुंह में तो दांत ही नहीं है। अरे ये तो दंत बोड़ी है, इसका मैं क्या करूं? मैंने कहा साहब एक मिनट, सरस्वती बेटी तूने साहब को बताया नहीं कि पिछले महीने तू छत से गिर गई थी और तेरे सारे दांत टूट गए थे? अब साहब आप इसे नौकरी देंगे, ये कुछ कमाएगी तभी तो दांत लगवा पाएगी ना। अजी कर दीजिए ना साहब साइन, गरीब है बेचारी, भला हो जाएगा उसका। कर दीजिए ना साहब साइन, अजी कर भी दीजिए ना। अरे तू भी कुछ बोल, कर दीजिए ना साहब साइन। बस ऐसे ही डरा धमका कर साइन करवाए। मेरा बड़ा मन करता था कि सुंदर सी देह हो मेरी, जहां से गुजरूं कम से कम 15-20 लड़के तो मुड़ के देखें। और देखते भी थे। देखते क्यों नहीं, इतनी मेहनत जो करती थी। अच्छा, किसी ने कहा मिट्टी का तेल लगा बाल काले हो जाएंगे। भरी दोपहर छत में जाकर स्टोव में जितना मिट्टी का तेल था सारा सर पे उड़ेल दिया और उससे जड़ों की मालिश कर ली। सत्यानाश हो, अरे बेड़ा गर्क जाए उन बताने वालों का। बाल काले तो क्या और सफेद हो गए। और वो तेरा इंची टेप, अरे कैसे ना पकड़ती थी अपनी कमर और छाती। हारी, मेरा बड़ा मन करता था कि मेरे सारे कपड़े मुझे तंग पड़ जाए। और तंग हुए क्या? कहाँ रे, सारी कमीजें खुली हो गई। तुम ये तंग कपड़े पहनती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो। सच? जावेद, अरे ओ जावेद, जावेद, ये छोटी छुड़ियां लेकर क्यों आया?
चूड़ियां लाना, और हाँ, लाल नहीं हरी चूड़ियां लाना। ये क्या कर रही है यहाँ? शाम को मिलती हूँ। क्या हुआ? तारीफ मेरी करते हो और चूड़ियां चूड़ियां उसके लिए लेकर आते हो। अरे भाई, मैं नहीं लाया उसके लिए चूड़ियां। सच में तुम उसके लिए चूड़ियां नहीं लाए? सच में जाहिदा, मैं उसके लिए चूड़ियां नहीं लाया। ऐसे नहीं बोल जाहिदा, तेरी सो मैं उसके लिए चूड़ियां नहीं लाया। जाहिदा तेरी सो, मैं उसके लिए चूड़ियां नहीं लाया। हाय अल्लाह, मेरी तो मानो जान ही निकल गई थी। तू क्या जल गई थी उससे? हाँ अरे पगली, तू तो बहुत खूबसूरत है। सच? जावेद, जब तू मेरी तारीफ करता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी सुनहरी हवा ने मुझे छू लिया हो। अरे हाँ, तुझे पता है कि मैंने तुझे पहली बार कब देखा था? कब? वो सनम के ब्याह में, तू वो उसके दूल्हे के पास खड़ा था, वो चिट्टा सूट पा के। हाँ, मैंने तुझे देखा था तब। अच्छा, तो बता मैंने कौन से रंग का सूट पहना था? फिरोजा। बुद्धू, नीले रंग का। और बस तभी से मैंने अल्लाह का नाम लेके तुझे अपने मन में बसा लिया था। जावेद उठ, चल मेरे साथ चल। अरे चल ना, चल मेरे साथ, हम ना कहीं भाग चलते हैं। पर क्यों? क्योंकि मेरे अम्मी अबू कभी नहीं मानेंगे। वो कहते हैं तू मुझसे 3 साल छोटा है। पर जाहिदा, मैं तुझे भगाकर कहाँ ले जाऊंगा? मेरे सारे तो यहीं रहते हैं, अम्मी जान, फूफी, नानी, आपा। और आए दिन गांव में दंगों की बातें होती रहती हैं। कल ही कोई कह रहा था कि देश भी बढ़ जाएगा। अच्छा, देश बढ़ जाएगा तो और भी मजा आएगा। तू मुझे भगाकर पाकिस्तान ले जाना। हाँ। हाँ, और मैं सनम का धानी दुपट्टा लेकर आऊंगी। बस तू कहीं भी रुक के किसी भी सरहद पे लहरा देना। और जाहिदा तेरी। और मेरे अम्मी अब्बू? कितना बुद्धू है ना तू। जरा सोच तू, कितना मजा आएगा। हमारा एक छोटा सा घर होगा और मैं ना तुझे अपने हाथों से बना बना के खिलाऊंगी। हाँ, और फिर नहीं आऊंगी मैं अपने अम्मी अब्बू के पास। और फिर हमारे निक्के निक्के बच्चे होंगे। जाहिदा, आ रही हो जाहिदा? जाहिदा, अरे कहाँ रह गए रे तू? आ रही हूँ अम्मी, आ रही हूँ। जावेद तू यही रुक, मैं अभी आती हूँ। जाहिदा जल्दी आ रही, सब कह रहे हैं देश फट गया। सुना जावेद, अम्मी क्या कह रही है? अम्मी कह रही है देश फट गया। अरे जाहिदा जल्दी आ, आती बार वो गाय की सांकल खोल देना, वो भी निकल जाएगी बेचारी। हाँ ठीक है। जावेद तू ये ले। जाहिदा जल्दी आ, जल्दी आ रही, जल्दी कर। कहाँ रह गई तू? इसे संभाल के रखना, तेरी जाहिदा पहनेगी तेरे ही हाथों से। अरे जल्दी आ, जल्दी चल। कहाँ रह गई रे? अरे जल्दी चल, अभी चलेगा। रांझे वांग फरहाद दे हमारी गई जान सू हो हवा मियां। नफरत हो गई है मुझे बहु शब्द से। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कांच पीस कर मेरी रगों में घोल दिया। पर मुझे हमेशा इसी शब्द से पुकारा गया, बहू बहू बहू। कैसी बहू? मेरी अम्मी ने तो अभी माऊ की रस्म की भी नहीं। मेरे शरीर पर तो हल्दी का पीला रंग भी नहीं चढ़ा। मैं 7 सुहागनों के घेरे में बैठकर शर्माई भी नहीं। शुरू शुरू में जब यहाँ माँ मारती और रघुवीर गालियां बरसाता तो मैं सब बर्दाश्त करती, सिर्फ इसीलिए कि भाई आएगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा।
मैं चुपके चुपके घर के 4 फुटी दरवाजे झांकती, बस कुछ दिन और मैं दिन गिनती और सपने बुनती। भाई कहता था, छुटकी तू ये क्या सपने देखा करती है, ये जो तेरे आसपास है ना ये सब घट जाएगा। सच में सब घट गया। कहाँ मैं, मेरे अपनों की स्नेहहीन हवा, मुन्नी के पालने के आसपास मुझे अपनी घटती हुई स्नेहहीन हवा का छोर मिलना शुरू हुआ। जब मुन्नी पैदा हुई तो अमरूद के पेड़ पर नई रंगत आ गई। मन के किसी कोने में निराशा भी पन गई। कैसे जा पाऊंगी? मुन्नी की जड़ें तो सरगाव में है ना। दूसरे बच्चों को अपने मामा के साथ हंसी ठिठोली करता देख मुन्नी के मुझसे भोले सवाल, माँ क्या मेरा कोई मामा नहीं है? क्या मेरा मामा नहीं आएगा? मामा आता तो देखता जिन पन्नों पर मेरी जिंदगी की दास्तान लिखी गई वो कितने काले पड़ चुके, एक भी शब्द सीधा नहीं। सच मुझे कभी लिखना आया ही नहीं। जब मैं कोटरा से निकली तो दीपू मेरे साथ। हाँ, दीपू। थापर अंकल ने संदेशा भिजवाया कि दीपू को लेकर फौरन निकल जाओ, देश में दंगे जो छिड़ने वाले थे। तू उस वक्त कुल्लू में थी और बापू अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने सोचा मैं भी न मारी जाऊं, तो मैं दीपू को लेकर अमृतसर के लिए निकल पड़ी। और हमारे निकलते ही हाय कमला, तूफान उठ गया, आग लग गई और अमृतसर गाड़ी पहुंचने से आधा घंटा पहले ही सबने अपने कान बंद कर लिए। मैंने देखा दीपू डरा से वहां से दरवाजे के पीछे जा चुका। मैं उसे क्यों ले आई? अरे मैं मरती तो मरती पर उस बेचारे का क्या? कोई चारा नहीं था। गाड़ी स्टेशन आने से पहले ही उसकी रफ्तार कम कर दी गई, बत्तियां बंद कर दी गई, खिड़की के पल्ले गिरा दिए गए और गाड़ी स्टेशन पर आकर रुक गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, चारों तरफ चीख पुकार। तो अचानक मैंने देखा मेरे सामने 5 आदमी आकर खड़े हो गए। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। जैसे कबूतर करता है ना बिल्ली को देखकर, पर कबूतर ना समझ होता है कमला, ना समझ। कि अचानक उनमें से एक आदमी बढ़ा और मेरे गाल पे खींच के एक तमाचा मारा। दूसरे ने बाल पकड़े। छोड़। तीसरे ने कमर पकड़ी। छोड़ दो। चौथे ने टांगे। मैंने कहा छोड़। मुझे छोड़ दो। और 5वें ने
आज मैंने अपनी मर्दानगी का टप्पा लगाया। मैं बहुत छटपटाई रे, मैं बहुत छटपटाई। मैंने उनमें से किसी को नाखून भी मारे, किसी के बाल भी खींचे थे। मेरी यही हरकत देखकर उसमें से किसी एक ने मेरे सबसे खूबसूरत अंग पर तलवार दे मारी। लड़ाई लड़ रहे थे देश के लिए, देश के गौरव को बनाए रखने के लिए। मेरे लिए देश नहीं कट रहा था कमला, मेरे लिए कट रही थी औरों की काठियां। मैं अनोखी नहीं थी, कोई सुनता, किसकी सुनता? कोई नहीं बोला। सबको अपनी जान प्यारी थी। हजारों औरतों के शरीर गोदकर उन पर हिंदू मुसलमानों के नाम गोदे गए। सरहद को काटकर जश्न मनाया कमली, और उस सरहद की साजो सजावट रखी गई। हम औरतों से हमारी आबरू बचाई गई, हमारी ही आबरू को लूट गई।
अरे तेरे साथ नहीं खेलेंगे हम, इसके साथ लड़ाई करती। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। बोले सो निहाल। ओए, ओए मैं फिर बच गई। ओए, ओए मैं फिर बच गई। मैं हरनाम कौन? मैं क्यों बच गई? सभी तुम मरे मेरे सामने। किसी ने पूछी इच्छा, मैं कूदी क्योंकि सब कूद रहे थे। वाहेगुरु, वाहेगुरु, मेरा मन बहुत खुश हुआ जब मैं बच गई। मैं जानती हूँ कि ये गलत था, लेकिन सही और गलत को समझने से पहले ये सच था कि मेरा मन खुश हुआ। मन को कड़ा करके मैं दूसरी बार फिर कूदी। मेरे सलवार का पोंछा गीला हुआ, ठंडे पानी से मेरे बदन में सिरहंसी हुई। मुझे नीचे वाली औरत के बाल चुभने लगे। मेरे बिछुए उसके बालों में अटक गए थे। मुझे उसके चीखने की आवाजें आने लगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मौत के इंतजार में एक एक पल को मैं याद करने लगी। कोले में वो मेरी बारी, वो सफेद नेट का दुपट्टा, नया सूट सिला हुआ जो बक्से में रखा था, मेरे कान के छोटे छोटे बूंदे, वो गीटियां, संतोष से हुई मेरी लड़ाई। मालूम होता कि मरना ही है तो कम से कम माफी तो मांग लेती। पानी ऊपर चढ़ा ही नहीं तो मैं क्या करती? मैं कैसे डूबती? मैं हरनाम कौर फिर बच गई। मैं फिर बच गई। सुनो, सब लोग सरदार वीर सिंह की हवेली विच फौरन इकट्ठे हो जाएं। सारे परिवारों नाल गुजारिश है कि अपने घरां दी भैणां नूं, नूहां नूं ते बेटियां नूं जल्द से जल्द सरदार वीर सिंह की हवेली विच ले आए। मुझे बट गया है, चारों राह लगी हुई है, सब नूं जल्द से हवेली च ले आओ। आ जाओ जी, आ जाओ। वाहेगुरु, मैंने इस वक्त थानू इसलिए बुलाया है कि कौम दे वास्ते अपनी इज्जत नूं विखाण दा सही वक्त आ गया है। असी किसी भी सूरत विच अपनी औरतों, बहू बेटियों को किसी के भी हाथों लगकर बर्बाद नहीं होने देंगे। औरतों की आबरू बची रहे, इसका बस एक ही तरीका है। सारे देश विच अग लगी है, सानू पता नहीं असी कल जिंदा रहांगे या नहीं, लेकिन कौम की औरतों की आबरू साडा फर्ज है। शहीद मियां ने हमें अपने यहाँ रहने का बुलावा दिया है। उन्होंने कहा है उनके रहते उनके पड़ोसियों को मुसलमान हाथ तक नहीं लगा सकता। मुझे लगता है कि हमें अपनी बहू बेटियों लेके उनके यहाँ शरण लेनी चाहिए। ये रशीद में तो बड़े चंगे आदमी हैं। नहीं, उनके यहाँ नहीं जा रहे हम। ओ भाई, क्यों नहीं जा सकते? के यहाँ जाके हमें अपने नाम दो। चुप रहो। सरदार जी, जो आपको ठीक लगता है वही करो। वैसे ही शहर में खलबली मची है, असी बच नहीं गए ते की करांगे? छोड़ो जी, इसका गला में अपने देखो, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है।
हमें गौरव होना चाहिए कि कौम की इज्जत को सदा ऊंचा रखने के लिए औरतों को शहीद किया जा रहा है। हमें फख्र होना चाहिए। ये मर नहीं रही, पूरी हो रही है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। असी अपनी साफ सच्ची बहू बेटियों को वाहेगुरु जी के नाम शहीद कर देंगे। किसी और के हाथों लगकर बर्बाद होने से पहले वाहेगुरु जी की भेंट कर देंगे। मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इन लोगों के हाथ पड़कर हमारा नाम मिट्टी में मिलाएगी तू? अरे तुम मर नहीं रही, शहीद हो रही है। देखो, हम कुर्बानी दे रहे हैं वाहेगुरु जी के नाम। सबका मालिक सच्चे पातशाह। एक गल मन विच रखो, असी शहीद हो रहे हैं, मर नहीं रहे। वाहेगुरु जी का नाम तो लो। जो बोले सो निहाल। सब तो पहला मैं अपने हथा अपनी तीन उशीत करांगा। पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। आजा मनगोर, पुत्र नहीं आजा। पुत्र, पुत्र नहीं, मन तो जा रही है मन। नहीं देख, पहले मुझे जाने दे। तो पहले मुझे खेलने दिया करती थी ना। वो कह रहे हैं हम मर नहीं रहे, शहीद हो रहे हैं। नहीं बापू, पहले मुझे खत्म कर दो। बस पुत्र, बस कुछ देर का गम है, कुछ देर का दुख है। वाहेगुरु जी का नाम ले, वो सब कष्ट दूर करेगा। बैठ जा पुत्र। मन जो घर में गुल्लक पड़ी है ना, वो तेरी। तू नहीं जा। नहीं 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 बहन जी, पुत्र लेकिन उनको यहाँ आना चाहिए था। अरे उनको उधर भेज दिया जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? किया जाएगा ना। अरे भाई शांत हो जाइए, सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 2 दिसंबर 1947 के अंतर्गत जो इंटर डोमिनल ट्रीटी फाइल हुई, उसमें इस बात पर गौर किया जाए कि विभाजन के समय जो महिलाओं पर अन्याय हुआ उसका क्या समाधान है। जो हिंदू औरतें यहां से पाकिस्तान पहुंच गई हैं और पाकिस्तान से जहां हिंदुस्तान में आ गई हैं, वो अपने परिवार और भाई बंधुओं से बिछुड़ गए हैं। उन्हें उनके घर तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। मैं जहां आए सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। विभाजन हुए 8 साल हो चुके हैं और बंटवारे की लड़ाई सभी शहरों में एक साथ नहीं हुई थी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस कानून को कब से लागू किया जाए? भाई औरतें अपनी मर्जी से और शहरों में चली गई हैं। अब कौन कहाँ जाती है, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे जो ट्रीटी साइन हुई है उसके मुताबिक एक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसमें कोई व्यक्तियों का नाम, उनका पता, कुल और तारीख होनी चाहिए, जिसके अनुसार हम खोए व्यक्तियों को उनके घर तक आसानी से पहुंचा सकें। और उन औरतों ने खोए घर बुलाकर नए घर बसा लिए हैं, जिनके साथ वो रहने लगी हैं। उनमें उनकी औलादें भी हो गई हैं। उन बच्चों का क्या होगा? उन्हें बेघर करना क्या उनके प्रति न्याय होगा? जो हिंदू अपहृत औरतें हैं वो अब पाक साफ नहीं रही। उन्हें कई बार अनेकों हाथों द्वारा निकलना पड़ा है। वो अपने धर्म और दूसरे धर्म द्वारा बेची गई है। जब उन्हें उनके घर पहुंचाया जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनका परिवार उन्हें स्वीकार करेगा? आप ठीक कह रहे हैं। अब घर वालों को क्या पता कि उनकी लड़की किस किस के साथ रही है। इसमें उस लड़की का दोष है जिसके साथ इस तरह का पाशविक व्यवहार किया गया है। कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो आज अपने नए घर में खुश है। वो वापस लौटना नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कोई कितना भी कहे उन्हें उनके परिवार द्वारा इज्जत और सम्मान से वापस नहीं लिया जाएगा। पर कुछ औरतें अब ऐसी भी हैं जिन्हें अच्छा खाने को
और ओढ़ने को मिल रहा है, उन्हें अब वापस गरीबी में क्यों धकेला जाए? अब क्या उन पर औरतों से पूछा जाना चाहिए कि वो जाना चाहती हैं या नहीं? इसी की जरूरत नहीं है, वो औरतें आना चाहती हैं, वो दबाव के कारण अपनी सही इच्छा का इजहार नहीं कर सकेंगी। और हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए, यदि हम उनकी औरतों को पाकिस्तान वापस नहीं भेजेंगे तो हमारी औरतें भी हिंदुस्तान वापस नहीं आ पाएंगी। अच्छा तो ठीक है, अब आप इस बात को और जटिल मत कीजिए। जब घर से शुकारी नहीं जाएंगी तब देख लेंगे कि क्या करना है। तब तक के लिए जो औरतें इस कार्य में इच्छा रखती हैं वो अपना नाम दे दे और पुलिस की मत। पर जो औरतें बिना शादी के गर्भवती हो गई हैं, उनका क्या? उनका अस्पताल में इलाज करा दिया जाएगा। तो ठीक है, ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है। जो इस कार्य में इच्छा रखती है वो ये काम जल्दी शुरू कर दे और पुलिस की मदद ले ले। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा। आमीन। ओ जी, ये आमीन का क्या मतलब होता है? अल्लाह खैर करे। अरे अल्लाह ने तो खैर कर दी थी। हाँ जी, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है ना जी? ओ मैं क्या इतनी अच्छी कि इस बार तेरी कानों में बूंदे तो पक्के समझ। सच? हाँ हाँ जाहिदा जी। इस बार हम अपने घर की छत तो पक्की करवा ही लेंगे। हाँ जी। और हाँ, हम अपनी दोनों कुड़ियों को इतना पढ़ाएंगे कि वो एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। इंशाल्लाह जरूर बनेगी। सुन जी। वो सुबह बड़े वाली क्या कह रही थी? सुबह? हाँ, वो जब से अलिफ बे पे सिखाया है ना, तब से सारा दिन रटती रहती है। अच्छा। और जब मैंने उसे उड़ा एड़ा एड़ी सिखाना चाहा तो फिर बोल। उड़ा एड़ा ईड़ी। ओ जी किससे सीखा? है एक सरदार जी। है? ओ जी सरदार करतार सिंह जी होंगे? नहीं तो फिर करतार सिंह जी चूड़ियों वाले होंगे। ओ जी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां और रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां। ओ जी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। हेलो जी, आगे करतार सिंह जी चूड़ियों वाले। तो करतार सिंह चूड़ी वाले जी। हाँ जी। अब चूड़ियां भी पहना ही दो। लो जी अभी पहना देते हैं आपको चूड़ियां जी। अजी कैसे पहनाते हैं? अजी ऐसे नहीं, बस थोड़ा सा हाथ दबाओ और पहना दो। लो जी दबा दिया आपका हाथ। हाय अल्लाह, पहना भी दो। और ये पहना दी आपको चूड़ियां। अरे ओ करतार सिंह! ओ जी कौन है जी? करतार तुम्हारा नाम है? हाँ जी। जायदा यहीं रहती है? हाँ यहीं रहती है जी। चल बाहर निकल से। अरे ऐसे कैसे बोल रही हैं जी आप? बीवी है ये मेरी। बीवी है या नहीं है इसका पता तो बाद में चलेगा, अभी तो लग के जाना है इसको। अरे अरे कहाँ लेके जाना है इसको जी आपने? क्यों? तुझे पता नहीं क्या? सरकार ने फैसला किया है, जो मुसलमान औरतें अपने परिवार वालों से बिछड़ गई हैं उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इसका नाम भी इसके परिवार वालों ने गुमशुदा लोगों में दर्ज कराया है। इसे कहे जाके कपड़े बांध ले, इसे लग के जाना अभी। तो जी ऐसा कैसा हो सकता है जी? इतने सालों के बाद इसके रिश्तेदारों को कैसे पता चल गया? और ना जी ना, ये कहीं नहीं जाएगी। हाँ समझा लो जी इसको। देखिए करतार सिंह जी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये दोनों सरकारों में तय हुआ है और ये एक कानूनी कार्रवाई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको जाना ही होगा। ओ बहन जी मैं बताता हूँ आपको, ये सारा जायदाद का मामला है, हमारे गांव में भी चल रहा है। इसका एक चाचा है बदमाश, वो इसकी सारी जायदाद हड़पना चाहता है। ये सारा पंगा उसी का डाला हुआ है जी। हाँ हमें जायदाद के चक्कर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें इसे लग के जाना बस। नहीं सरदार जी, मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बोल दो इनको मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप बोल दो इनको मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। हाँ मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी।
फौजी आप हमारी बात समझने की कोशिश तो करो। फौजी घर वाली है ये मेरी, हम दोनों ने शादी की है, हमारे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं जी। अरे सुनिए, जाना तो पड़ेगा तन्ने। नहीं सरदार जी, मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। आप मुझे इनके साथ कहीं नहीं भेजेंगे ना? नहीं भेजेंगे। इनको तो नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है ना किस हालत में लेके आए थे मुझे यहाँ। नीश क्या बेटा, मेरी तो चुन्नी के सारे तिल्ले यहाँ वहाँ बिखर गए। एक बार बंटवारे ने जावेद से लिखी, अब आपसे कर रहा है। नहीं सरदार जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाऊँ। बहन जी मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। बहन जी मुझे लेके मत जाओ, मेरी 2 छोटी छोटी गुड्डियाँ हैं, वो मेरे बिना मर जाएंगी। मुझे लेके मत जाओ। देखो ये एक कानूनी कार्रवाई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें जाना ही होगा। नहीं बहन जी, मैं उनके बिना मर जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे लेके मत जाओ। सुनो मेरी बात सुनो, ये एक कागजी कार्रवाई है। एक बार सब कुछ पूरा हो जाए तो ये वापस आ सकती है। हाँ, वापस आ जाऊंगी। मैं आ सकती हूँ। सुना जी, मैं वापस आ जाऊंगी, मैं वापस आ जाऊंगी। भाई तू चिंता ना कर, ये तुझे दुनिया के किसी कोने में भी ले जाए, मैं तुझे वापस लाऊंगा। मैं तुझे वापस लाऊंगा। चले वो तो क्या, चले चलो, ले चलो इसे। चलो मुझे कहीं जाओ, छोड़ो उसे, मैं कहीं जाऊंगी। आप छोड़िए सरदार जी, मैं वापस आ जाऊंगी। आप मुझे लेने आएंगे ना? मैं वापस आ जाऊंगी, मैं वापस आ जाऊंगी सरदार जी। मेरे कानों को उड़ती उड़ती खबर मिली है कि भाई आने वाला है। अभी पास ही की गांव की लड़कियों को सिपाही लेवाने आया था। माशाल्लाह, मेरे घर की छत पर तो कौवा बोल रहा है। अब तो भाई पक्का आएगा। मुझे तैयारियां भी करनी है। अरे बड़ी बनती थी ना ये रेखा, सुमन, सुनैना, जब इनके मायके से बुलावे आते थे बड़ी सूट पहन पहन के निकलती थी ना। अब देखना, मेरा नया शरारा, मेरी नई चप्पल, मेरा नया कोका। कौन सा सूट रखूं, कौन सा ले जाऊं? अरे मुझे तो दर्जी के पास भी जाना है, मुन्नी की फ्रॉकें सिलवानी है और भाई के बच्चों के लिए भी कुछ लेना है। कितने बड़े हो गए होंगे? मेरी मुन्नी के जितने तो होंगे। भाई के लिए और भाभी के लिए सरगाव की बर्फी भी ले जाऊंगी। भाई के लिए, अरे मेरा भाई तो विदेश से आया है, सरगाव का उसे क्या पसंद आएगा? मुन्नी की सर्दी की स्वेटरें भी रख लेती हूँ, 2 महीने बाद तो सर्दी शुरू हो जाएगी। कितने सालों बाद इकट्ठे सर्दी मनाएंगे। अंगीठी के पास बैठेंगे, कबाब बनाएंगे और चटनी लगाकर खाएंगे। अरे रघुवीर सिंह यहाँ रहता है? लगता है भाई आ गया। कैसा दिखता होगा वो? इतने सालों बाद कैसे मिलूंगी उससे? बात नहीं करूंगी। इतने सालों तक अपनी बहन की खबर भी नहीं ली उसने। और मुन्नी? नहीं, मुन्नी को पहले नहीं दिखाऊंगी। जब जाने लगेगा ना तब मुन्नी को लेके आऊंगी। हाँ। क्या नाम है बीबी तेरा? भाई नहीं आया? क्यों नहीं आया वो? जरूर भाभी ने रोक लिया होगा। पर क्या उसे नहीं लगता कि अपनी बहन को खुद जाके लाना चाहिए? अगर रघुवीर ने मुझे सिपाही के साथ ना जाने दिया तो? कैसे नहीं जाने देगा? कह दूंगी ये मेरा कुछ नहीं लगता। हाँ अल्लाह, अगर मुन्नी ने सिपाही के सामने रघुवीर को बापू कह दिया तो? रघुवीर ने मुन्नी को रोक लिया
नहीं, मैं मुन्नी के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं मुन्नी के बिना नहीं रह पाऊंगी। भाई का भी क्या भरोसा? अगर उसी ने मुझे ना स्वीकारा तो? और इस सिपाही का भी क्या भरोसा कि मुझे भाई के पास ले जाए या कहीं और। क्या नाम है बीबी तेरा? सादिया? सादिया तुम्हारा ही नाम है? तो फिर क्या नाम है तेरा? बीबी अपना नाम बताओ। सुमंगला। मैं अकेली छिपती छिपाती गोदी में लेकर पहुंची तो थी इस बार। आज वही मुझसे नजरें चुराता है। भीड़ में एक बार खो गया था मेरा जी, तो मैंने वाहिगुरु जी से मन्नत मांगी थी कि एक बार मेरा बच्चा मिल जाए, मैं अपना सब कुछ समेट कर उस पार चली जाऊंगी। और समेटना कैसा मेरा खुद का जीवन किन्हीं कोनों में सिमट के रह गया। क्या कसूर था मेरा? तू उस दिन मरी क्यों नहीं मां? कुआं तो बहुत गहरा था, इतना गहरा कि जब मेरी गेंद उसमें गिर जाती और मैं झांक कर अपनी परछाई देखता तो सिर्फ काली छाया नजर आती, गहराई नजर नहीं आती। उसी कुएं में तो कूदी थी मेरी मां। मैं कोने में छुपकर देख रहा था जब सभी औरतों के साथ मेरी मां ने भी चलना शुरू किया। मैंने उसकी ओढ़नी का कोना पकड़कर उसे रोकना चाहा। सतवीर की मां भी तो उसी कुएं में डूबकर मर गई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। मैंने मन में मां को याद किया, वाहिगुरु से कहा, वाहिगुरु मां बच जाए। मां बच ना गई होती तो आज मेरी भी सतवीर जैसे। वो तूने ही तो पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैंने वाहिगुरु से गलत मांग की। शहीद नहीं हो पाई मेरी मां और मैं आज पड़ोसियों के सामने मुंह नहीं उठा पाता। आनी चाहिए और क्या? कम तो नहीं पड़ जाएगा? पता है मुझे, सब लोग मुझे अशुभ समझते हैं, जैसे मेरी छाया ही अशुभ हो। हंसते गपशप करते लोग मुझे देखते ही चुप हो जाते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहता, किसी को कुछ कहने का हक नहीं है ना मेरा। हर एक कमरे में खोने की कोशिश करती हूँ। आज संतोष बहुत याद आ रही है। वो होती तो मेरी तकलीफ देखती, मेरा दुख बांटती। अरे ये दुख झेलने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। तुम तो केवल एक बार कूदी और शहीद हो गई। मुझे देखो हर दिन कुआं फांद कर कूदती हूँ, पर क्या करूं? दिन बीत जाता है और फिर मैं लाश से तैरती नजर आती हूँ। लाश की तरह बैठी हुई थी मन। बापू कृपान लिए खड़े हुए थे सामने। मैं कंचे के छोटे छोटे गड्ढे बना रहा था। थोड़ी अचानक किसी ने तेजी से आवाज लगाई कि चल चल, तुझे तेरे बापू बुला रहे हैं। हवेली में भीड़ जमा थी। मैंने देखा मन। मैंने आवाज लगाना चाहिए। मैंने देखा जमीन पर खून छिटका हुआ है। बापू ने मन को यहां बिठा रखा है।
बापू ने मन को यहां क्यों बिठा रखा है? क्या वो उसे मार रहे हैं? मन मर गई तो उसकी गुल्लक की सारी रेजगारी मेरी। लेकिन मन के बिना मेरी ये दोपहर बिल्कुल अकेली। आज मन जिंदा होती ना तो सर्दी चढ़े अपने नाती नाती को लिए मैं रंग बिरंगे बुट्टू बनाती, उन्हें लोरियां गा गा के सुनाती, पर उसे भी मार डाला, उसे भी मार डाला, उसे पूछा तक नहीं। बापू के हाथ कांप रहे थे, हवेली में चारों तरफ शोर सुनाई दे रहा था, मेरी सिसकियां कोई नहीं सुन पा रहा था। मुझे लगा कहीं बापू मुझे भी तो नहीं मार देंगे। नहीं बेटा, नहीं, वो तुझे नहीं मारेंगे। हाँ, वो तुझे नहीं मारेंगे। तू लड़का है ना, तू मर गया तो तेरे घर की औरत की रक्षा कौन करेगा? मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है। उसने खुद ही बापू की तलवार के आगे अपना सर झुका दिया। बापू ने ना जाने से कितनों का भला किया, और मैंने इस भयानक हादसे को देखते हुए अपनी आंखें मीच ली। पर सोचूं, आज आंखें उठाकर चलने का कारण वही है। कौम की इज्जत के वास्ते अपनी इच्छा से शहीद हो गई मेरी बहन। हाँ, अपनी इच्छा से शहीद हो गई, जैसे सती हो जाती है वहां। क्या वाकई में अपनी इच्छा से शहीद हुई थी? तो फिर बंतों ने अपने दुपट्टे में झुमके क्यों बांधे थे? बिल्लों ने अपनी अंटी में पैसे क्यों बांधे थे कूदने से पहले? मैं हिंदुस्तान से आया हूं जी, अपनी जाहिदा को लेने। मुझे यहां आने में बड़ा वक्त लग गया। आप यहाँ कैसे पहुंचे? बड़े धक्के खाए जी मैंने, मेरा पासपोर्ट ही नहीं बन रहा था। फिर मैंने अपना धर्म ही बदल लिया और मैं जमील बन गया। हो जी जबरदस्ती ले आए इसे यहां। मैंने वो थेरा मना किया, वाहे गुरु का वास्ता दिया, अल्लाह का वास्ता दिया, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। कहने लगे कि इसका घर यहां नहीं है, वहां है पाकिस्तान में, और ये वहीं रहेगी। फौजी हम लोग बड़े प्यार से रह रहे थे जी वहां पर। मैंने इसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हाँ, वो मुझे नीला रंग बड़ा बुरा लगता था और इसे नीला रंग बड़ा पसंद था। इसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं मैं इससे नाराज ना हो जाऊं। पर जी मैंने क्यों होना था जी नाराज? इसका जो मन करता ये वही करती। जाहिदा, जो स्वेटर तू बुन रही थी ना, वो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, और हाँ, बड़ी और बड़ी हो गई है। देख, तू तो थी नहीं वहां पर, इसलिए तेरे कहे मैंने उसके लिए नए कपड़े बनवा दिए। और छोटी, उस दिन रसोई में जाकर उसने पहली बार चाय बनाई। तुझे बड़ा याद करती, तुझसे नाराज है। पता है मुझे क्या कहती है? बापू जाओ और माई को बुला लाओ। मुझे इसे ले जाने दो जी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे लिए हिंदुस्तान का बनना कुछ भी नहीं। अगर मेरी जाहिदा अपने घर ना गई तो ओ जी बस आपके एक दस्तखत की जरूरत है जी, बस। हाँ जाहिदा, रोजे पे सुबह उठ के तूने कुछ खाया भी है या नहीं? चल इस बार हम ना ईद पर सभी नीले कपड़े पहनेंगे। और बता क्या लेगी? और जी आपको जो चाहिए ना आप ले ले, आप भी। और जी आपको जो चाहिए आप ले ले। पर हजूर मुझे मेरी जाहिदा दे दे। और जी मैं आपको कैसे बताऊं, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। क्या आप इसको जानती हैं? अरे जाने की कैसे नहीं, घर वाली है ये मेरी। अरे चद्दर चढ़ाई है मैंने इस पर। ओए तूने सब कुछ संभाल के रखा है ना? वो पहली शाल, वो पहला शरारा, वो पहली चूड़ियां और
वो पहली ईदी, वो सब बता दे इन्हें। हाँ बता दे। लेकिन इसके घर वालों का कहना है कि तुमने जबरदस्ती इसको अपने घर में रखा इतने साल। इतने सालों के बाद याद आया इसके रिश्तेदारों को कि इसको वापस बुलाना है। अरे साहब, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो इसके सारे कपड़े छितरे हुए थे। हिंदुस्तान बन रहा था, पाकिस्तान भी गढ़ा जा रहा था, तब कहां थे इसके ये रिश्तेदार? फिर मैं इसको अपने साथ अपने घर ले गया, ब्याह किया मैंने इससे। हाँ, वो ब्याह की मेहंदी नहीं भिजवा पाया था इसको, उस बात की माफी मांग ली थी मैंने इससे। जी, आप चाहे तो पूछ ले। क्या आप इसके साथ जाना चाहती हैं? जाहिदा, जाहिदा तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ? अरे साहब, ये तो यहां आना ही नहीं चाहती थी। मैंने इसे भरोसा दिलाया कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे वहां लेने आऊंगा। हाँ जाहिदा, 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 तू डर रही है? तू डर रही है? तू डर मत, मैं हूं ना। तू बोल बोल। अरे अरे, ऐसे कैसे अलग कर देंगे ये हमें? हाँ हजूर, हजूर ये डर रही है, ये डर रही है जी, मेरी बीवी डर रही है। मुझे ये डर रही है। जाहिदा, घर में बच्चे तेरा इंतजार कर रही है। अरे मैं नहीं जा पाऊंगा खाली हाथ। बड़ा रोती है छोटी, अरे वो नहीं घुसने देगी मुझे घर में। जाहिदा बोल, जाहिदा, जाहिदा, जाहिदा बोल। जाहिदा, तुझे अल्लाह का वास्ता है जाहिदा, तुझे मेरे बच्चों का वास्ता है जाहिदा बोल। जाहिदा बोल। जाहिदा, हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं है जाहिदा। हाँ, हमें उन्हें बड़ा अफसर बनाना है। जाहिदा बोल। जाहिदा, ये डर रही है जी। अरे ये डर, मैं इसको लेके हिंदुस्तान जाऊंगा जी। मैं मेरी बीवी को हिंदुस्तान लेके जाऊंगा, मैं इसको हिंदुस्तान लेके जाऊंगा। हुजूर, क्या आप इसके साथ जाना चाहती हैं? मैं एक शादीशुदा औरत हूं, मैं इस शख्स को नहीं जानती। सर्दियों में जब रातें लंबी और ठंडी होती हैं, दुख जलता है। बीती कहानियां और पुराने सपने, अब तो जीवन के जगमगाते सितारे कहीं पीछे छूट गए। फिर भी मैंने अंधेरे से प्यार करना नहीं सीखा, पता नहीं क्यों। मुझे माफ करना करतार, मैं तो तेरी मेहंदी जोगी भी नहीं थी। पर मैं क्या करती, कभी किसी ने कहा ये कपड़े पहनो, वो नहीं, तो कभी किसी ने कहा ये मर्द रख, वो नहीं, तो कभी किसी ने कहा इस देश में रहना, उस देश में नहीं। क्या करती मैं? अब तो बस इतना ही बस चलता है कि जब कोई मूंग की दाल बनाने को कहता है तो जिद में आकर अरहर की बना देती हूँ। बस मैं जानती हूँ
मैं जानती हूँ बहुत नुकसान हुआ है, पर मैं फिर पैदा हूँ हरनाम कौर बनकर, ताकि तंदूर में रोटियां कच्ची ना रह जाएं, जल जाएं तब चाहे जलती आग में। देश में फिर से लड़ाइयां हों, देश फिर से बटे, और अब की बार मैं कूदूं तो पानी बथेरा हो। आपने देखा होगा दीवारों पर लड़ाई में मरे लोगों के नाम खुदे, पर हमारा कहीं कुछ भी नहीं। हमने क्या किया? हम तो बस नोची गई, कुरेदी गई, फेंक दी गई, यहां से वहां, स्वीकारी नहीं गई अपने घरों पर। बंटवारे ने यदि किसी के पांव तले की जमीन खींची है, तो किसी को अपनी पहचान बनाने का मौका भी दिया है। टुकड़े, सरहदों के टुकड़े, रिश्तों के टुकड़े, दिलों के टुकड़े, और कितने टुकड़े बाकी हैं। नमस्कार। अभी आपने जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड की ये प्रस्तुति देखी, और कितने टुकड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा, क्योंकि हमें 15-20 दिन से ये लोग काम कर रहे थे, तो मैं इनका वैसे पात्र पीछे क्या सादिया और सुमंगला गुरमीत जम्वाल, हरनाम कौर डोगरा, विमला कांति खजूरिया, कमला सीता देवी, सोशल वर्कर शीतल शर्मा थी, और जो बीच में जो हमारे सलामी नंबर 1 संजीव कौर, रघुवीर के कैरेक्टर में मनोज कुमार भट्ट, मनोज, जावेद और जीत का कैरेक्टर अरुण सिंह, वैसे अभी के नाम से इनको जाना जाता है, अरुण सिंह का नाम है। माँ अंजना मिश्रा, सरदार करतार सिंह नीरज केठी, सरदार वीर सिंह सुरेंद्र गोयल, जाहिदा संध्या देवी, पुलिस मैन जो है वो रविंदर मनहास, मनकोर
की फ्रेंड जो थी वो नाजुक बनी हुई थी। सरदारनी नंबर 2 चंचल डोगरा, मन कौर गरिमा शर्मा और पुलिसमैन जो उनके साथ दूसरे साइड थे वो अरुण शर्मा जी थे। जो क्राउड में थे आदमी एक अभिषेक शर्मा, आदमी दो रोहित नंदू, साहिल संग्राल और जज थे राजेंद्र सैनी जी और आदमी 4 थे रजत गुप्ता। बैकग्राउंड वाइज जो गाने की थी वो ज्येष्ठा की थी और इसमें जो बच्चे थे हमारे वो कह रहे थे कि हमें बीच में जाना है, वो अमृतपाल और धैर्य। साउंड जो आपने सुना जो बैकग्राउंड डिजाइन किया गया था साउंड सुरेंद्र महास हमारे बहुत अच्छे म्यूजिक, उनके साथ मिलकर मैंने किया था। और साउंड ऑपरेशन में हमारे लोकेश जी थे अकेडमी से, हमारे कास्ट्यूम फ्रॉक हमारे लिए रविंद्र महाराज जी की थी, लाइव पंकज जी ने डिजाइन किया था, उनके साथ ताराचंद और मनोज भट्ट मिलकर उन्होंने सारा काम किया। और जो इस नाटक का जो मेरे साथ बैठ रहे क्योंकि मुझे ऑफिस का भी काम होता है और इनके साथ पूरा 1 महीना काम किया और मेरे जो बैकबोन के बन के खड़े रहे वो मैं उनको बुलाऊंगा विजय गोस्वामी जिन्होंने पूरा साथ दिया और इन लोगों के साथ काम किया और इसका मेकअप कमी रवीज ने किया था। और जो अभी स्टिल जो हमारे नाटकों में कोई भी फंक्शन होता है तो खंजू सर जो हैं इनके लिए क्लैप कीजिएगा क्योंकि ये भी हमारा एक बैकबोन होती है। हमें अच्छा लगता है जब ये फोटो डालते हैं। कमल कृष्ण गंजू जी थैंक यू सर, आप सब लोग यहाँ आए नाटक देखा। सर अगर आप कोई शब्द कहना चाहें। हाँ, और PS प्रेमी जी थे जो जिन्होंने टर्बन सभी को बांधे, वो अभी 2-3 घंटे हमारे साथ थे। हाँ, इस नाटक को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 2000 की बैच की थी BS गोयल, MA हिंदी हैं और बहुत अच्छा थिएटर की एक्टर भी हैं और डायरेक्शन में हैं, आजकल बॉम्बे में हैं गुलजार साहब के ग्रुप के साथ, विशाल भारद्वाज, सलीम आली भाई उनके साथ मिलकर वो काम कर रही हैं, गाने लिख रही हैं, फिल्म की स्टोरीज लिख रही हैं। तो ये उन्हीं का नाटक जो था ये सन 2000 में उन्होंने रिपैट्री के लिए लिखा था और आज 2018 में हमने जम्मू कश्मीर अकेडमी में पार्ट करके खेला है। थैंक यू। नमस्कार। अगर तो सोच मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ धन्यवाद करूँगा मैं इन सभी कलाकारों का जिन्होंने बहुत बेहतरीन अपनी जो अदाकारी यहाँ पर वो प्रस्तुत की है। इसमें कुछ नए कलाकार भी हैं, कुछ हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जिनको हमने काफ़ी देर बाद मंच पे देखा। मैं इन सभी का जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर पेश की है। आप सभी हाल में जो बैठे हैं सुबह से लेकर अब तक आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये बताऊँगा कि सुबह हम 10 बजे KLCL हॉल में इसके दूसरे दिन के पहले पेपर सेशन में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।